गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, मैं मॉडल पेपर भी आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग साथ साथ उस क्वेश्चन पेपर को बनाते जाइए, उसके नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बेनिफिट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। पिछली बार भी आपका 2-3 दिन पहले ही आपका आया था और उसके बाद से आपके टाइम आ गया था कि आपका पेपर है। तो इस वजह से इस बार भी आप लोग कोशिश कीजिए कि पहले से नोट्स बना के रखिए। इसमें मैं आपको EDU B.Ed 115 जो कि आपका भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे के मॉडल पेपर देखेंगे आज। इसके बाद हम फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन के भी मॉडल पेपर को देखेंगे। एक एक करके आप लोग क्वेश्चन को सही से लिखते जाइएगा, उसके आंसर्स आप लोग लिखते जाइएगा ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आप नोट्स पढ़ के चले जाएँ। ठीक है, देख चुके हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को थॉरली पढ़ लेंगे कि कैसे पेपर का पैटर्न है, उसके बाद से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। पिछली बार बच्चे कुछ गलती कर दिए थे कि मतलब 2 क्वेश्चन हैं एक साथ कर दिया था, दोनों क्वेश्चन कर दिए थे, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। पहले आपको अपना पेपर अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद से पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। EDU B.Ed 115 कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। कोशिश यही रहता है मेरा कि हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। और पिछली बार भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे थे, जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे थे, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर जो मिला है वो क्वेश्चन पेपर आप लोग का एग्ज़ाम में आया है। तो मेरा 90 to 95% यही रहता है कि आपके हर एक क्वेश्चन आपके मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। EDU B.Ed 115 भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे खंड का आपको पता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं और हर एक प्रश्न का आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। ये हर एक क्वेश्चन आपका कितने के मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स इन ईच होता है, यानी 5 आपके ऑप्शन होंगे, 5 इसके टिप्पणियाँ होंगी और 15 मार्क्स के ये हो जाते हैं। 3 मार्क्स ईच हो जाता है। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर आपका टिप्पणी आ सकता है। आपका अपव्यय और अवरोधन पे दूसरा क्वेश्चन, अपव्यय और अवरोधन, जिसमें हंटांग समिति 1929 में सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन की बात की गई थी। ये भी आपको पता है। अपव्यय मैं आपको बता चुकी हूँ और अवरोधन भी बता चुकी हूँ। अपव्यय का मतलब है कि वेस्टेज ऑफ मनी, यानी ड्रॉप आउट जो बच्चे कर जाते हैं वो अपव्यय है। अवरोधन का मतलब बच्चा बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा है तो वो अवरोधन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। इससे पहले भी आपका सेकेंड सेमेस्टर में आया है, आपने पढ़ा भी है, आप पढ़ते भी आए हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगी नहीं मैं, क्योंकि पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक है, आप लोग मेरे लिंक में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका टिप्पणी आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आपको पता है 2001, याद रखना है। आपको पता है ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में आया था 2001। इसमें 0 रिजेक्शन की बात की, यानी कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो इसको भी मैंने सर्व शिक्षा अभियान भी पढ़ाया है, ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है राइट टू एजुकेशन, यानी RTE एक्ट। RTE एक्ट जो आपका है 2009 में आया है। और वहीं अगर आपका आ जाएगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, कब पारित हुआ? पहले आया आपका 2009 में, पर इम्प्लीमेंट आपका 2010 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टिप्पणी आपका आता है MDG, जिसे हम इंग्लिश में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ठीक है, गोल मीन्स लक्ष्य होता है। ऐसे एक और क्वेश्चन आज का बन जाता है MLL, जिसमें हम मिलेनियम लेवल ऑफ लर्निंग पूछते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। साथ साथ में MDG के साथ SDG भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और फिर आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इन दोनों के बारे में आप टिप्पणी पढ़ लेंगे। इसको मैंने स्टोरी की तरह इसको याद करा है। इसमें कितने सारे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, इसमें 7 गोल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बात आपकी टिप्पणी की। इसके बाद से खंड ख में आपका क्या क्वेश्चन होता है? सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 400 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, 400 शब्दों में होना चाहिए। इसमें आपका जैसे क्वेश्चन 2 का A और B, और लिखा हुआ है OR और B लिखा है, यानी दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। इसमें आपका जो आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है, जैसे भारत में प्राथमिक शिक्षा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इसी में और इसके गिरते हुए शिक्षा स्तर को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है? एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है और गिरते हुए शिक्षा के स्तर को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? इन दोनों क्वेश्चन में और है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। यानी प्राथमिक शिक्षा का ह्रास का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आपको पता है टीचर्स नहीं अच्छे हैं, आपकी व्यवस्था नहीं अच्छी है,
प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है, टीचर्स की एजुकेशन में दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्राथमिक शिक्षा के ह्रास के एक प्रमुख कारण बन सकते हैं। और गिरते हुए शिक्षा के स्तर को रोकने के लिए क्या उपाय करना है, ये भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। शिक्षा का स्तर आपको पता है प्राथमिक है, माध्यमिक और उच्च स्तर है। इन स्तर में आपको क्या उपाय आप कर सकते हैं कि शिक्षा और बेहतर बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के साथ शिक्षा के यानी कि शिक्षा के शिक्षक के से आपके क्या उद्देश्य हैं। मैं फिर से क्वेश्चन को बोल दे रही हूँ। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के साथ शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इस अभाव को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के साथ शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इस अभाव को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। यानी आपको पता है हम टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो टीचर एजुकेशन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। आपको पता है प्राथमिक शिक्षा में समस्याएं आती हैं, जैसे प्रवेश की समस्या है, पाठ्यक्रम की समस्या है, फिर आपका पूर्ण पाठ्यक्रम है या फिर अपर्याप्त पाठ्यक्रम है। तो इन सब चीज़ों से भी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, पहले तो प्रवेश की समस्या है, जैसे बीटेक किया है, एमएड किया है और उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता है, टीचर बन जाता है। तो प्रवेश की समस्या सबसे पहले आती है। ठीक है, इसमें आप शिक्षक की क्या भूमिका दिखाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इसके अभाव में दूर करने के क्या उपाय हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ए आपका देख सकते हैं कि भारत में स्त्री शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य की विवेचना कीजिए तथा विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। भारत में स्त्री शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य की विवेचना कीजिए तथा विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। आपको पता है आयोग आपका इंडिपेंडेंट भी यानी कि स्वतंत्रता के बाद के जितने भी आयोग हैं और उससे पहले भी, ये सभी आयोग मैंने पढ़ाए हैं। तो ये भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कौन सा किसके बाद आया है। लास्ट हमारा 1944 सार्जेंट कमीशन आया था, यानी स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता के बाद से आपका सबसे पहले क्या आया था, 1948 में राधा कृष्ण आयोग आया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग के बाद से आपका मुदालिया 1953 में, और फिर उसके बाद से आपका आया क्या, कोठारी कमीशन 64 to 66। ऐसे ही आपके सभी आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, खास करके उनकी संतुतियाँ भी पता होनी चाहिए। रिकमेंडेड क्या किया, टीचर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या रिकमेंड किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें और में आ सकता है कि आज का छात्र असंतोष वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की देन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आज का छात्र असंतोष वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की देन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये और करके आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सभी क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि और करके है तो जो आपको आ रहा है उसका बनाइएगा, आप सभी क्वेश्चन के नोट्स बनाइएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन में ए और बी और करके देगा। तो इसमें हम ए देख लेते हैं कि भारत में मूल्यों के अवमूल्यन एवं मूल्य संकट की क्या समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए इसे कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। भारत में मूल्यों के अवमूल्यन एवं मूल्य संकट की क्या समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए इसे कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी में और करके है कि दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। यानी इसकी क्या सीमा है, इसकी विवेचना करना है। दूरस्थ शिक्षा आपको पता है, आपने पढ़ा है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th में ए क्या है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों द्वारा परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु दिए गए सुझावों को स्पष्ट कीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों द्वारा परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु दिए गए सुझावों को स्पष्ट कीजिए। इसी में और करके बी दे सकता है कि अध्यापक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य आवश्यकता का वर्णन करते हुए NEP 2020 में अध्यापक शिक्षा के विषय में दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अध्यापक शिक्षा का क्या अर्थ है, क्योंकि आपका पेपर फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन है तो उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अध्यापक शिक्षा का क्या अर्थ है ये आपको पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, साथ साथ में आवश्यकता का भी वर्णन करना आना चाहिए।
इसके साथ साथ इसमें क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपके 2020 में अध्यापक शिक्षा के विषय में दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका खंड ख हुआ। इसके बाद से खंड ग जो आपके 3 खंड होते हैं। क आपको पूरा प्रॉपर करना होता है, यानी 5 आपकी टिप्पणी करनी होती है। सेकंड में और करके है, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना होगा। और खंड ख में आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और इसमें 800 शब्दों को होना चाहिए, यानी 800 शब्द लिखा होना चाहिए। अब हमारा 6th क्वेश्चन बन जाता है। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 6th क्वेश्चन हमारा बनता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कौन से पक्ष हैं उसकी विवेचना कीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दी हूँ। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहा है। और भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कौन से पक्ष हैं उसकी विवेचना करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 7th क्वेश्चन बन जाता है कि माध्यमिक शिक्षा की क्षेत्र में एवं महत्व के साथ इसके मूल उद्देश्यों का वर्णन कीजिए तथा इसके परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली के दोषों को दूर करने का उपाय बताइए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र एवं महत्व के साथ इसके मूल्य उद्देश्यों को दूर का वर्णन कीजिए और इसके परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली के दोषों को दूर करने का उपाय बताइए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आपका बनता है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। इसकी आवश्यकता और महत्व प्रकाश डालते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता एवं महत्व प्रकाश डालते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसी में आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका 9th है, क्या है आपका कि उच्च शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं। इसमें होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विवेचना कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। उच्च शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये तो आपका फंडामेंटल एजुकेशन का मॉडल पेपर है। इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसका पूरा नोट्स बना लीजिए ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आप सुबह इसको रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है, ये तो आपके जो 9 क्वेश्चन होते हैं वो हो गए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको जैसे टिप्पणी में भी आ सकता है, आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, उन क्वेश्चन को भी बता देती हूँ। जैसे आपका कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसके बारे में क्वेश्चन टिप्पणी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद से आपका महिला सशक्तिकरण के बारे में भी आप लोगों ने इससे पहले लिखा भी है, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में भी आ सकता है। विश्वविद्यालय की स्वायत्ता की बात कर रहा है, इसके पर भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता है कि NCTE आपकी टीचर एजुकेशन के लिए एपेक्स बॉडी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि आपकी जो हमारी सर्वोच्च निकाय है, यानी कि हमारी एडवाइजरी बॉडी है, वो 1973 में बनी और स्टैट्यूटरी बॉडी आपकी 1995 में बनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैधानिक। ठीक है ना, वैधानिक निकाय बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसके बाद से टिप्पणी में आपका आ जाता है भावनात्मक एकता। ठीक है ना, इस पे भी टिप्पणी आ जाती है। फिर आपका त्रिभाषा सूत्र, आपको पता है त्रिभाषा सूत्र पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 1964 कोठारी कमीशन के अंतर्गत आया, इसको भी याद रखना है। फिर आपका इग्नू पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इग्नू को आपको पता होना चाहिए। फिर भारत के विकास में शिक्षक की भूमिका का क्वेश्चन जरूर बनता है। ये कई बार टिप्पणी में तो नहीं, पर आपका शॉर्ट आंसर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। फिर NEP 2020 आपको पूरा याद होना चाहिए, उसके स्टेजेस याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यानी NEP आपको पूरा 2020 पूरा याद होना चाहिए। इसके बाद से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका, ये क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दूसरा महिला सशक्तिकरण, नेक्स्ट विश्वविद्यालय की स्वायत्ता, फिर भावनात्मक एकता, फिर त्रिभाषा सूत्र के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, इग्नू के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के विकास में शिक्षक की भूमिका पूछ सकता है। NEP 2020 अभी हुआ है, ये इसको फॉलो किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इसके स्टेजेस भी पता होना चाहिए, कितने ईयर्स में कितने क्लास में होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 6th स्टैंडर्ड में वोकेशनल एजुकेशन की बात की, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद से पूर्व प्राथमिक शिक्षा और लास्ट आपका मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका। तो ये तो रहा आपका EDU B.Ed 115। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, आपके पेपर में भी आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।